लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ मोटिवेशनल स्टोरी समझदार बहू। राजेश एक कामयाब इंसान था। अपने माता पिता सरला जी और मधुसूदन का इकलौता बेटा एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हुए उसे संजना से प्यार हो जाता है। संजना एक इंडिपेंडेंट लड़की, उसके पिता जगदीश जी एक डॉक्टर हैं। अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है कि वो बहुत अच्छे पैकेज पर उसी कंपनी में नौकरी कर रही थी जिसमें राजेश काम करता था। दोनों काफ़ी दिन से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। राजेश के पिता मधुसूदन जी एक सुलझे हुए इंसान थे, लेकिन उनकी पत्नी यानी राजेश की माँ सरला जी पुराने विचारों को मानने वाली थी। सरला जी को संजना और राजेश के प्यार के बारे में पता लगता है तो वे बहुत गुस्सा होती हैं। अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए उन्होंने बहुत से सपने देखे थे, लेकिन एक मॉडर्न बहू उन्हें मंजूर नहीं थी। परिवार को किसी तरह मनाकर राजेश और संजना ने शादी कर ली। शादी के बाद भी सरला जी संजना को अपना न सकी। उन्हें उसकी हर बात में, उसके रहन सहन में, उसके ऑफिस जाने में, उसके सजने संवरने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम थी। राजेश और संजना किसी तरह सब संभाल रहे थे। राजेश अपने माता पिता, खास तौर पर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। इसी बीच एक दोनों की कंपनी उनके घर से बहुत दूर शिफ्ट होने की तैयारी में लगी थी। अब या दोनों जॉब छोड़ दें या वहीं शिफ्ट हो जाएं। कंपनी के शिफ्ट होते ही सरला जी चाहती थीं कि नौकरी छोड़ दी जाए, बहू घर का काम संभाले और राजेश यहीं पास में छोटी सी नौकरी कर ले। लेकिन राजेश की जिद थी, दोनों उसी कंपनी में नौकरी करते रहे। राजेश की जिद के आगे सरला जी को झुकना पड़ा। राजेश और संजना दोनों अलग फ्लैट में शिफ्ट हो गए। इसका इल्ज़ाम भी संजना पर आया। सरला जी यही बात दोहराती रहती थीं कि मेरा बेटा कभी मुझे छोड़कर नहीं जाता, लेकिन संजना उसे बहला फुसला कर ले गई। दोनों के अलग होने से सरला जी की नफरत अपनी बहू के प्रति बढ़ती जा रही थी। हालांकि दोनों हर वीकेंड पर उनसे मिलने आते थे, लेकिन संजना कभी भी अपनी सास के मन में अपनी जगह नहीं बना पाई। इसी बीच जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले लेती है कि संजना का पति और सरला जी का इकलौता बेटा राजेश का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। यह पहाड़ सा दुख एक तरफ संजना को तोड़ कर रख देता है, दूसरी तरफ सरला जी का दुख एक सितम बनकर संजना पर गिर जाता है। संजना के पिता जगदीश जी अपनी बेटी के प्रति इस व्यवहार को सहन नहीं कर पाते। वे फैसला करते हैं कि संजना की दूसरी शादी कर दी जाए। वे संजना के सास ससुर से इस बारे में बात करते हैं। सरला जी तो चाहती थीं कि वो आज ही अपनी बेटी को ले जाए। आगे कहानी में क्या संजना दूसरी शादी कर लेगी? क्या वो अपने सास ससुर को बेसहारा छोड़कर अपने भविष्य के बारे में सोचेगी? जगदीश जी संजना की दूसरी शादी के लिए संजना को कैसे मनाएंगे? राजेश के माता पिता, जिनके पास इनकम का कोई साधन नहीं है, क्या वे असहाय जीवन बिताएंगे या अपना सब कुछ बेचकर किसी वृद्धाश्रम में चले जाएंगे? सरला जी क्या कभी संजना को माफ कर पाएंगी? क्या संजना के प्रति उनका व्यवहार बदलेगा और वो उसे अपना लेंगी? इस परिवार की बहू क्या अपने भविष्य के बारे में सोचेगी या अपने सास ससुर के भविष्य के बारे में? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आपको कहानी में बताएंगे। तो आइए इन सवालों के जवाब हम कहानियों के माध्यम से ही आप तक पहुंचाते हैं। समझदार बहू भाग 1। राजेश: संजना, तुम तैयार नहीं हुई? संजना: बस 2 मिनट दीजिए, अभी चलते हैं। अभी ना कितना परेशान हो जाते हो। आप भी ना कितना परेशान हो जाते हो। राजेश: वो बात नहीं है संजना, मम्मी को बुरा लग जाएगा, मैं ऑफिस से आने में वैसे ही लेट हो गया। संजना: ओफो, आप भी ना बस एक ही बात करते रहते हो। अगर सलीके से नहीं गई तो मम्मी जी वैसे ही गुस्सा हो जाएंगी, सुननी तो मुझे पड़ेगी।
राजेश ठीक है, जल्दी चलो। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर घर पहुंच जाते हैं। पिंक साड़ी में संजना बहुत सुंदर लग रही थी। घर पहुंचते ही राजेश घंटी बजाता है। सरला जी दरवाज़ा खोलती हैं। बेटे को सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजेश उनके पैर छूता है। राजेश, क्या मम्मी आप फिर से इमोशनल हो रही हो? पापा कहाँ हैं? सरला जी, बेटा अभी आ रहे हैं, बाजार से कुछ सामान लेने गए हैं, लो आ गए। पीछे खड़े मधुसूदन जी को देखकर सरला जी ने कहा। राजेश ने मुड़कर उनके पैर छुए। राजेश, कैसे हैं पापा? मधुसूदन जी, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? पीछे खड़ी संजना यह सब देख रही थी। उसके बाद उसने मम्मी पापा के पैर छुए। पापा ने अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया, लेकिन सरला जी से उसे कोई आशीर्वाद नहीं मिला, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। सरला जी को लगता था राजेश को बहला फुसलाकर गुरुग्राम में ले गई नौकरी के बहाने। मम्मी पापा से इकलौते बेटे को अलग करने के लिए वे संजना को दोषी मानती थी। मधुसूदन जी, अरे बेटा बैठो, खड़े क्यों हो? सभी ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। संजना फटाफट किचन में जाकर पानी ले आती है। सभी पानी पीते हैं। मधुसूदन जी, बेटा जॉब कैसी चल रही है? राजेश, बढ़िया पापा, सब मज़े से चल रहा है। सरला जी, क्या मज़े से चल रहा है? देख आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं। यहाँ पास में नौकरी करता था, वहाँ तेरा ध्यान रखने वाला कौन है? इशारा संजना की तरफ था, क्योंकि वो भी तो जॉब करती थी। राजेश, अरे यार मम्मी फिर वही बात लेकर बैठ गई। आपको कितनी बार कहा है कि वहाँ मैं अपनी जॉब के कारण गया हूँ, और फिर आपसे हर वीकेंड पर मिलने आता तो हूँ। सरला जी, ठीक है मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अपना ध्यान तो रखा कर। राजेश, मम्मी ध्यान रखते हैं, हम दोनों ने जिम ज्वाइन किया है, वहाँ एक्सरसाइज करने के कारण आपको ऐसा दिख रहा है। मधुसूदन जी, अरे बच्चे आए हैं, इन्हें कुछ खिलाओगी पिलाओगी या सिर्फ ताने ही मारती रहोगी? सरला जी उठकर किचन में जाने लगती हैं। संजना उनके पीछे पीछे जाती है। संजना, लाइए मम्मी जी मैं परोस देती हूँ, आप बैठ जाइए। सरला, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, तुम बैठो, तुम तो मेहमान बनकर आई हो, मैं लाती हूँ। संजना वापस आ जाती है। वो एक नज़र राजेश की तरफ देखती है। राजेश उसे शांत रहने का इशारा करता है। सरला जी कुछ देर में प्लेट में नाश्ता लगाकर ले आती है। सरला जी, चाय पियोगे या कुछ ठंडा? राजेश, मम्मी आप बैठो, चाय संजना बना लाएगी, आप मेरे पास बैठो, आपसे ढेर सारी बातें करनी हैं। सरला जी आकर अपने बेटे के पास बैठ जाती हैं। राजेश, मम्मी तुम हर समय संजना को बुरा भला कहती रहती हो, जानती हो उसे बड़ी मुश्किल से एक छुट्टी मिलती है, उसमें वो जल्दी जल्दी घर के काम निपटाकर आप लोगों से मिलने आती है। सरला जी, अरे दो लोगों का काम ही कितना होता है, सप्ताह में एक दिन अपने बूढ़े माँ बाप से मिलकर एहसान कर रहे हो, मत आया करो मिलने। मधुसूदन जी, जब बच्चे मिलने नहीं आते तो रोती रहती हो, अब मिलने आए तो ढंग से बात करने के बजाय लड़ रही हो। तभी संजना चाय लेकर आ जाती हैं। उसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं। शेष आगे। समझदार बहू भाग्यो। कुछ देर वहां रुककर दोनों वापस अपने फ्लैट पर आ जाते हैं। संजना, राजेश मम्मी जी का व्यवहार बदलता जा रहा है, वो तो हर चीज के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराती रहती हैं। राजेश, चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, एक दिन की ही तो बात होती है, सुन लिया करो। संजना, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस एक दिन की टेंशन में पूरा वीक कैसे गुजरता है ये मैं ही जानती हूँ। अगले दिन दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। संजना लंच में कविता से बात करती है। संजना, कल से मूड खराब है यार, कल फिर से राजेश के घर गई थी, वहाँ मम्मी जी ने मूड खराब कर दिया। कविता, अरे यार सास की बात को इतना सीरियसली क्यों ले रही है, ज़्यादा सोचा मत कर, सब ऐसे ही चलता है, चल छोड़, तुझे पता है कंपनी में प्रमोशन की बात चल रही है। संजना, नहीं मैं प्रमोशन नहीं ले सकती, पता नहीं कहाँ भेज दे। कविता, हाँ ये तो है, लेकिन प्रमोशन भी तो ज़रूरी है। संजना, नहीं यार अब और टेंशन नहीं चाहिए, पिछले प्रमोशन की वजह से आज तक सुन रही हूँ, मम्मी जी को लगता है मैं राजेश को अपने साथ ले गई। कविता, लेकिन एक बात सोच, अगर तू प्रमोशन लेती है और यहीं रहती है
तो तुम दोनों बड़ा फ्लैट लेकर अपने सास ससुर को अपने साथ रख सकते हो। फिर तो सब ठीक हो जाएगा। संजना, तुझे पता है प्रमोशन मिलते ही काम का कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, और सास ससुर यहाँ रहेंगे तो घर में भी बहुत काम करना पड़ेगा। उनके सामने राजेश जी भी काम को हाथ नहीं लगाते, नहीं तो मम्मी जी नाराज हो जाती हैं। कविता, चल ठीक है, सोच ले, अपना कैरियर भी तो बनाना होता है। संजना, देखा जाएगा। शाम को राजेश ऑफिस से घर आता है। संजना, राजेश, पता है ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही थी, मैंने मना कर दिया, फिर से ट्रांसफ़र कर देते, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ सेट हुए हैं। राजेश, हाँ ठीक है संजना, अभी कुछ दिन ऐसे ही चलने देते हैं, मैं भी कहीं नहीं जाना चाहता। सुनो, मुझे एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है, तुम इस शनिवार अकेली मम्मी पापा से मिलने चली जाओगी। संजना, राजेश, लेकिन तुम्हें पता है मम्मी जी को मेरा आना पसंद नहीं है, वो तो बस तुम्हें देखना चाहती हैं। राजेश, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हम दोनों में से कोई नहीं गया तो उन्हें चिंता हो जाएगी। संजना, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। शनिवार को संजना राजेश के मम्मी पापा से मिलने पहुंच जाती है। सरला जी, राजेश नहीं आया, क्या बात है? संजना, मम्मी जी वो बेंगलोर गए हैं, कंपनी के काम से मंडे तक आ जाएंगे। सरला जी, पहले तो मुझे बताकर जाता था, अब की बार बताकर भी नहीं गया। संजना, मम्मी जी अचानक जाना पड़ा, मंडे को आते आपसे मिलने आएंगे। मधुसूदन जी, कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो। संजना, मैं आप दोनों के लिए गाजर का हलवा लाई हूँ, मम्मी जी को बहुत पसंद है। सरला जी को संजना की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनकी आंखें राजेश को देखने को तरस रही थीं। संजना ने हलवा परोस कर दिया तो सरला जी ने जैसे तैसे खा लिया। बेटे की चिंता में उनका मन उदास हो चला था। कुछ देर वहां रुककर संजना उनसे विदा लेकर घर आ गई। रात को करीब 2 बजे अचानक संजना के फोन की घंटी बजी। संजना ने देखा, अनजान नंबर से फोन था। संजना, हेलो, कौन? आदमी, संजना जी बोल रही हैं, मैं अपोलो हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। संजना, क्या हुआ उन्हें, वो ठीक तो हैं? आदमी, जी वो अभी आईसीयू में हैं, आप आ जाइए बस। संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जल्दी से अपने भाई सचिन को फोन करके सब बताती है। सचिन गाड़ी लेकर संजना के फ्लैट के नीचे पहुंचता है। संजना रोती हुई गाड़ी में बैठ जाती है। सचिन, दीदी चिंता मत करो, थोड़ी बहुत लगी होगी, लेकिन जीजा जी तो कल आने वाले थे। संजना, पता नहीं, उन्होंने तो कुछ बताया नहीं, कब फ्लाइट ली, कब दिल्ली आ गए, मैं मम्मी पापा को बता देती हूँ। सचिन, नहीं दीदी, पहले हम जीजू को देखते हैं, वे घबरा जाएंगे, आपको छोड़कर सुबह मैं उन्हें ले आऊँगा, फ़ोन मत करना, ऐसे में उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। राजेश एयरपोर्ट से कैब लेकर गुरुग्राम आ रहा था, तभी कैब का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बताया राजेश सीरियस है। संजना, डॉक्टर साहब मैं एक बार उनसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर, देखिए अभी हमें उनके कुछ ऑपरेशन करने हैं, चलिए ठीक है, लेकिन केवल 5 मिनट आप उनसे मिल लीजिए, उसके बाद हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। संजना, सचिन तू मम्मी जी और पापा जी को ले आ, उन्हें आईसीयू के बारे में मत बताइयो, बस कह दियो थोड़ी सी चोट लगी है। संजना उसे भेजकर राजेश से मिलने जाती है। राजेश के पूरे सिर पर पट्टियां बंधी थीं, वो दर्द से कराह रहा था। उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा था, हाथों पर भी पट्टियां बंधी थीं। संजना आंसू पोंछते हुए राजेश के करीब पहुंची। संजना, कैसे हो आप? राजेश थोड़ी सी आंख खोलकर संजना को देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजेश, मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना। संजना, आप चिंता ना करें, हम दोनों उनका ध्यान रखेंगे। संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजेश, मम्मी कहाँ है, एक बार। इससे आगे राजेश कुछ बोल नहीं पाया। संजना, सचिन गया है उन्हें लेने, अभी आते ही होंगे। दर्द के कारण राजेश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सब कुछ छूटता नजर आ रहा था उसे। इधर सचिन मधुसूदन जी और सरला जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उन्हें दूर से देखकर संजना ने अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए।
मधुसूदन जी, बेटी क्या बात है, कैसे हैं राजेश अब? संजना ने कुछ नहीं कहा, आईसीयू की ओर इशारा कर दिया। सरला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सरला जी, यह तो कह रहा था थोड़ी सी चोट लगी है, फिर आईसीयू में क्यों है? संजना, मैंने इसे बताने के लिए मना किया था, आप मुझसे मिल लीजिए, आपको बहुत याद कर रहे हैं। राजेश के मम्मी पापा दोनों आईसीयू में जाते हैं। सरला जी, राजेश बेटा उठ, क्या हो गया तुझे? राजेश, माँ मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, संजना पर गुस्सा मत होना, पापा मुझे माफ़ कर देना। बहुत मुश्किल से राजेश बोल पा रहा था, उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। मधुसूदन जी, बेटा हिम्मत मत हार, तू ठीक हो जाएगा, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। सरला जी, अपनी माँ को किसके भरोसे छोड़कर जा रहा है? तुझे ठीक होना पड़ेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा? राजेश कुछ चाह कर भी बोल नहीं पा रहा था, उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, डॉक्टर देखिए ज्यादा मत देखिए ज़्यादा बात मत कीजिए, इनकी हालत नाजुक बनी हुई है और ज़्यादा स्ट्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोनों रोते हुए बाहर आ गए। उन्हें देखकर संजना का सब्र का बांध टूट गया। वो सरला जी से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सरला जी, चुप हो जा, अब जो होना था हो गया, संभाल अपने आप को। सचिन, दीदी मैंने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया था, वे लोग भी आते होंगे। संजना के सर पर मधुसूदन जी ने हाथ फेरा। मधुसूदन जी, बेटी घबरा मत, ऊपर वाले पर भरोसा रख, भगवान सब ठीक कर देंगे। सभी आईसीयू के बाहर पड़ी बेंच पर बैठ गए। कुछ ही देर में संजना के मम्मी पापा भी आ गए। संजना के पापा जगदीश जी एक डॉक्टर थे। उन्होंने डॉक्टर से बात की। संजना की मम्मी कोमल जी सरला जी के पास बैठकर उन्हें ढांढस बंधा रही थीं। कुछ देर बाद जगदीश जी बाहर आए और बोले, जगदीश जी, भाई साहब आप बहन जी को लेकर घर चले जाइए, हम लोग यहाँ हैं। सचिन तू इन्हें घर ले जा। सरला जी, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, एक गलती पहले भी कर चुकी हूँ। जगदीश जी ने सचिन को बुलाकर कुछ कहा, फिर वे मधुसूदन जी से बोले, जगदीश जी, भाई साहब मेरी बात मान लीजिए, यहाँ रुकने को कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो कहता हूँ संजना को भी साथ ले जाइए। सचिन, चलिए दीदी पापा सही कह रहे हैं, घर चलिए। जगदीश जी ने दबाव बनाकर तीनों को सचिन के साथ घर भेज दिया। कोमल जी, आपने इन्हें घर क्यों भेज दिया? जगदीश जी, कोमल कुछ नहीं बचा, राजेश हमें छोड़कर चले गए। यह सुनकर कोमल जी फूट फूट कर रोने लगीं। जगदीश जी, मैंने इसीलिए इन्हें भेज दिया, सचिन उन्हें घर जाकर सब बता देगा, यहाँ पता लगता तो इनका घर पहुँचना मुश्किल हो जाता। अभी सचिन आएगा तो तुम भी घर चली जाना। कोमल जी, अब क्या होगा हमारी बच्ची का, उसका जीवन कैसे कटेगा? जगदीश जी की आंखों से आंसू झलक रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और रिसेप्शन पर पेमेंट करने चले गए। सचिन ने पहले ही रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया था। जब वो सबको लेकर घर पहुंचा तो वहां पहले से भीड़ लगी थी। संजना, इतनी रात को ये सब कैसे आ गए? सचिन, क्या बात है, सच सच बता। सचिन, दीदी सब खत्म हो गया। संजना, क्या? अभी तो राजेश से मेरी बात हुई थी, क्या बकवास कर रहा, मुझे हॉस्पिटल ले चल। सचिन, दीदी पापा भी जीजा जी को लेकर आ ही रहे हैं। यह सुनकर संजना अपने होश खो बैठी। उसके सास ससुर पहले ही अंदर जा चुके थे, उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी रिश्ते की कुछ औरतों ने संजना को संभाला, उसके मुंह पर पानी की छींटे मारे। थोड़ा सा होश में आने पर वो रोने लगी। उसे सहारा देकर अंदर ले गए। वहां जाते ही वो सरला जी से लिपटकर रोने लगी। सरला जी, मेरा बेटा हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया, अब तो तू आज़ाद है, जो करना है कर ले। यह कहकर सरला जी ने संजना को छटक लिया। संजना की माँ कोमल जी यह देखकर संजना को संभाला। कुछ देर बाद बाहर हलचल बढ़ गई। राजेश की बॉडी को घर के अंदर लाया जा रहा था। सरला जी बेटे से लिपटकर लगातार रो रही थीं। संजना बार बार राजेश को उठने के लिए बोल रही थी। घर का माहौल बहुत गमगीन हो गया था। जगदीश जी ने जल्द से जल्द अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां की और अन्य रिश्तेदारों के सहयोग से उन्होंने राजेश की अंतिम यात्रा जल्दी शुरू कर दी, जिससे परिवार में से किसी की तबीयत खराब न हो जाए।
राजेश को लेकर चले गए। संजना को कुछ औरतों ने नहला कर बैठा दिया। संजना अपनी माँ से लिपट कर रोए जा रही थी। अचानक इतना सब हो गया कि किसी को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। कुछ घंटों के बाद सभी लोग अंतिम संस्कार करके वापस आ गए। जगदीश जी और कोमल जी ने सभी परिवार वालों को संभाला। वे पूरी रात उनके साथ रहकर सबको संभालते रहे। आज राजेश को गए 1 सप्ताह हो गया था। घर में रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था। जिसने भी सुना वो दौड़कर शोक प्रकट करने पहुंच गया। वहीं रिश्तेदारों के बीच बैठी संजना अब पहले से कुछ संभल गई थी। उस दिन शाम को जब सभी रिश्तेदार चले गए तब सरला जी ने मधुसूदन जी से कहा, सरला जी, सुनो जी, हमारा बेटा तो चला ही गया है। संजना से कहो 13वीं के बाद ये भी चली जाए, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। मधुसूदन जी, ये सब बातें करने के लिए तुम्हें यही समय मिला था? वैसे इस सब में उस बेचारी का क्या कसूर है? राजेश जब हमारे साथ रहता था तब भी बाहर काम से जाता था। सरला जी, मैं कुछ नहीं जानती, आपको ये करना ही पड़ेगा। बाहर खड़े जगदीश जी ने उनकी सारी बात सुन ली थी। वे मन ही मन फैसला भी कर चुके थे कि संजना का दूसरा विवाह करवा देंगे। राजेश की 13वीं के दिन सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं। सभी रिश्तेदार चले गए। तब जगदीश जी ने कहा, जगदीश जी, अब जो कुछ होना था वो सब हो चुका है। आगे क्या करना है इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। आप चाहें तो संजना आपके साथ रहेगी, अगर आप नहीं चाहते तो इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। सरला जी, यहाँ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसे ले जाइए। वैसे भी अभी तक तो आप इसकी दूसरी शादी के बारे में सोच चुके होंगे। जगदीश जी, हाँ, यही ठीक रहेगा। इसे दूसरी शादी करनी है या नहीं उसका फैसला मैं इसी पर छोड़ रहा हूँ। चल बेटी संजना, वहाँ से फ्लैट खाली करके घर चलते हैं। संजना, पापा आप भूल रहे हैं, मैं अपने घर में हूँ। आप मेरी ससुराल में हैं, आपको जाना चाहिए। जगदीश जी, लेकिन बेटा ये लोग तुझे रखना नहीं चाह रहे हैं। सरला जी, हाँ, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, जाओ अपने घर। संजना, मम्मी जी, आप कुछ भी कहती रहे, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। राजेश ने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि मैं आपका और पापा जी का ध्यान रखूं। अपने पति की अंतिम इच्छा को मैं हर हाल में पूरा करूंगी। यह सुनकर सरला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास नहीं था कि संजना ऐसा चाहेगी। मधुसूदन जी, सरला ये इस घर की बहू है। अपनी मर्जी से चाहे तो यह जा सकती थी, लेकिन इसने हमारे बेटे की अंतिम इच्छा का सम्मान किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह यहीं रहे। जगदीश जी, बेटी तू अपने भविष्य के बारे में सोच। हम चाहते हैं कि तेरी दूसरी शादी कर दें और तू अपना जीवन नए सिरे से शुरू करे। संजना, लेकिन पापा मेरे सास ससुर के भविष्य का क्या? इन्हें कौन देखेगा? आपको पता है राजेश अपने मम्मी पापा से कितना कितना प्यार करते थे। यह जिम्मेदारी वे मुझे सौंप कर गए हैं। सरला जी, बेटी मैं हमेशा तुझे गलत समझती रही, लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं सच्चे मन से कह रही हूँ, तू अपने घर चली जा, अपना घर बसा ले, हमारी चिंता छोड़ दे। वैसे भी अब हम लोग कितने दिन जिंदा रहेंगे, हमारे लिए राजेश की यादें ही काफ़ी हैं। संजना, मम्मी जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। आपका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप चाहें तो मुझे घर से बाहर निकाल दें, लेकिन फिर भी मैं बाहर पड़ी रहूँगी। जगदीश जी, ठीक है बेटी, जो तेरा फैसला, लेकिन ऐसा न हो कल तुझे अपने फैसले पर पछतावा हो। अगर कभी ऐसा हो तो अपने पिता के घर चली आना। यह कहकर जगदीश जी कोमल जी के साथ वहाँ से चले गए। संजना, सचिन, कल उस फ्लैट से सारा सामान यहाँ ले आना। मम्मी जी, आप क्या खाएंगी बता दीजिए, मैं किचन में जा रही हूँ। सरला जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। जिस बहू से वे सबसे ज्यादा नफरत करती थीं, वो आज बेटा बनकर खड़ी हो गई। अगले दिन सुबह संजना जल्दी से तैयार हो गई। उसने सबसे पहले सबके लिए खाना बनाया, फिर चाय बनाकर सास ससुर के कमरे में गई। सरला, अरे बेटी, मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने। संजना, नहीं मम्मी जी, अब घर का सारा काम मैं करूँगी। बस कुछ दिन की बात है, मैं आज ऑफिस जा रही हूँ, बाद में यहीं आसपास नौकरी ढूंढ लूँगी। मधुसूदन जी, बेटी मैं सोच रहा था घर में मन नहीं लगता, कुछ काम कर लेता हूँ। संजना,
नहीं पापा जी, आप इस उम्र में काम क्यों करेंगे, मैं हूँ ना। चिंता ना करें, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। आप बस मम्मी जी का ध्यान रखिए। संजना ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में पहुंचकर संजना अपने काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। खाली समय मिलते ही उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। लंच के समय उसके आसपास काम करने वाले उसके पास आकर बैठ गए। संजना, आप सब मेरा दुख बांटने आए हैं, लेकिन चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए अपना लंच एंजॉय करते हैं। संजना को मुस्कुराता देख सबका मन हल्का हो गया। कुछ देर बाद संजना अपने बॉस अविनाश जी के पास गई। संजना, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अविनाश जी, संजना, मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम इस ऑफिस में कई सालों से मेहनत और लगन से काम कर रही हो। संजना, सर मैं अब अपने सास ससुर के साथ रहने चली गई हूँ, इसलिए यहाँ पहुँचना मेरे लिए कठिन हो गया है। इसलिए मैं सोच रही थी आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। अविनाश जी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। संजना, सर मैं वही आसपास नौकरी ढूंढ लूंगी, क्योंकि मुझे अपने सास ससुर को भी टाइम देना होगा। अविनाश जी, मैं समझ सकता हूँ, अभी रिजाइन मत करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई हल निकालता हूँ। संजना उनकी बात मानकर वापस आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। 2 दिन बाद अविनाश जी ने संजना को बुलाया। अविनाश जी, संजना, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है, तुम्हें अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट पर काम कर सकती हो। कभी ज़रूरी हुआ तो ऑफिस आ जाना। संजना, लेकिन सर ये सब कैसे होगा? अविनाश जी, तुम इसकी चिंता मत करो, आज तुम अपना लैपटॉप ले जाना और कल से काम शुरू कर देना। इससे तुम्हें जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। संजना, थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। शाम को संजना घर आकर यह बात अपने सास ससुर को बताती है। सरला जी, बेटी, जब से राजेश का एक्सीडेंट हुआ है हम तुम्हारे बाहर जाने पर डरते रहते थे। तुम्हारे बॉस ने बहुत अच्छा किया, भगवान उन्हें तरक्की दे। कुछ दिन बाद एक दिन दोपहर को घर की घंटी बजी। संजना ने गेट खोला तो सामने अविनाश जी खड़े थे। संजना, सर आप? अविनाश जी, संजना को ज़रूरी काम था, एक प्रेजेंटेशन बनानी थी। संजना, सर मुझे बताते मैं आ जाती। अविनाश जी, नहीं, इतना टाइम नहीं था इसलिए मैं आ गया। तभी मधुसूदन जी और सरला जी आ गई। अविनाश जी ने उनके पैर छुए। संजना, मम्मी जी ये मेरे बॉस हैं। सरला जी, बेटा तुमने इस कठिन समय में हमारी बहुत मदद की है, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अविनाश जी, नहीं आंटी जी, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए आना पड़ा, नहीं तो आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। मधुसूदन जी, बेटा इसे अपना एक घर समझो, चलो काम के बहाने तुमसे मिलने का मौका मिला। तुम दोनों काम करो, हम अंदर बैठे हैं, कुछ चाहिए हो तो बता देना। इसी तरह समय बीत रहा था। अविनाश जी कई बार घर आने लगे थे। अब वे घर में काफ़ी घुल मिल गए थे। एक दिन संजना बाहर गई थी। सरला जी, सुनो जी, मुझे लगता है संजना अविनाश जी को पसंद करती है, क्यों ना हम दोनों की शादी करा दें। मधुसूदन जी, हाँ मैंने भी नोटिस किया है, तुम संजना का मन टटोल कर देखो। सरला जी संजना से बात करती है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। संजना, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ मम्मी जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। सरला जी, बेटी हम अपना ध्यान रख लेंगे, तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अगले दिन संजना जब काम कर रही थी तब अविनाश जी का फोन आता है। अविनाश जी, संजना, आज एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मैं तुम्हें घर से ले लूँगा। संजना, सर बात यह है कि अगर आप बार बार मेरे घर आएंगे तो मेरे सास ससुर और मोहल्ले वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन आप जानते हैं एक विधवा को समाज किस नज़र से देखता है। अगर आप चाहें तो मैं रिज़ाइन कर सकती हूँ। अविनाश जी, मुझे माफ़ करना संजना, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग सारा काम ऑनलाइन निपटा लेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सरला जी ने संजना से पूछा, सरला जी, बेटी बहुत दिनों से अविनाश नहीं आए। संजना, माँ जी मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर दिया। सरला जी, लेकिन क्यों? संजना, माँ जी मुझे बहुत सोच कर चलना होगा, उनका बार बार यहाँ आना, कल कोई उंगली उठाने लगे तो क्या होगा। सरला जी, लगता है बेटी उस दिन की बात तूने दिल से लगा ली, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस तेरा मन टटोल रहे थे।
संजना, नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। हमें समाज में रहना है तो सब कुछ सोच के चलना पड़ेगा। सरला जी, लेकिन बेटी उन्हें बुरा लग जाएगा। संजना, माँ जी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें बुरा लगेगा तो ये उनकी प्रॉब्लम है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। सरला जी चुप रह जाती हैं। इसी तरह समय बीतने लगता है। एक दिन मधुसूदन जी ने संजना के पिता जगदीश जी को फ़ोन किया। मधुसूदन जी, जगदीश जी कैसे हैं? जगदीश जी, समधी जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मधुसूदन जी, मैं तो ठीक हूँ समधी जी, लेकिन आपसे संजना के बारे में बात करनी थी। मैं चाहता हूँ कि आप उसे समझाएं। वो दुनिया से अलग होकर केवल हम दोनों के बारे में सोचती रहती है। जहाँ तक कि अब उसने अपनी नौकरी भी दांव पर लगा दी। हमारा क्या है, राजेश के जाने से आधे तो हम पहले ही टूट चुके हैं। अब जितने दिन भी जिंदगी के बचे हैं किसी तरह काट लेंगे, लेकिन इसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कल आप और हम नहीं होंगे तो इसका साथ देने के लिए कोई तो होना चाहिए। मधुसूदन जी ने सारी बात समझाते हुए अविनाश के बारे में भी बता दिया। जगदीश जी, आप चिंता न करें भाई साहब, मैं संजना से बात करूंगा। सभी मिलकर संजना को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजना अपने फैसले पर अटल रहती है। संजना, आप सबकी बात सही है, लेकिन मैंने भी राजेश से कुछ वादा किया था, वो मैं किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकती। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। सरला जी और मधुसूदन जी बहुत दुखी रहने लगते हैं। एक दिन दोनों चुपचाप घर छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। दोनों एक दिन चुपचाप रात को एक बैग में अपने कपड़े लेकर घर से निकल जाते हैं। घर से बहुत दूर मधुसूदन जी ने एक वृद्धाश्रम में बात कर रखी थी। दोनों उसी के लिए रवाना हो जाते हैं। घर से बाहर निकलकर सरला जी पलटकर एक बार अपने घर की ओर देखती हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सरला जी, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। मधुसूदन जी, चुपचाप निकल चलो, हमें अपनी बेटी के भविष्य के लिए कष्ट उठाने ही होंगे। इसीलिए मैं अपने बैंक के कार्ड, घर के कागज, अपना फोन सब छोड़ दिया, जिससे वो हमें ढूंढ ना सके। दोनों रात की ट्रेन पकड़कर एक अनजान शहर के वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। सुबह जब संजना अपने सास ससुर को चाय देने जाती है तो वहां उसे एक खत मिलता है। बेटी संजना, हमें माफ़ कर देना, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, जिंदगी में आगे बढ़ जाना। अब तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह पढ़कर संजना के होश उड़ जाते हैं। वो निढाल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संजना, ये आपने क्या किया? राजेश की तरह आप भी मुझसे मुंह फेर कर चले गए। मेरे तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया। संजना बहुत देर तक बैठकर रोती रहती है। कुछ देर बाद जगदीश जी वहां आते हैं। संजना, पापा, आपको सब पता था ये लोग जाने वाले हैं। आप मुझे बता सकते थे, मैं उन्हें रोक लेती। जगदीश जी, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता था। अभी 1 घंटा पहले ही मधुसूदन जी ने फोन पर बताया, वे स्टेशन के बूथ से बोल रहे थे। उन्होंने ही मुझे यहाँ तुम्हें संभालने के लिए भेजा है। संजना जीवन के उस दोराहे पर खड़ी थी, जहाँ से एक सड़क उसे नई जिंदगी की ओर ले जा रही थी और दूसरी उसे अपने सास ससुर को ढूंढने के लिए मजबूर कर रही थी। संजना इसी कश्मकश में फंसी थी कि क्या करे, कहाँ जाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसकी आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली